गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द आंसर राइटिंग सेक्शन ऑफ चैंपियन स्क्वायर। टुडे वी विल गोइंग टू डील with paper 4 part A, that is ethics. We'll going to discuss some questions, some expected question, and what is the basic approach to deal with the ethics paper. So let's start with our first question. First question is, what are the moral values? As we already known that in paper 4 the syllabus has been designed in a way that you not only have to understand the various facts or definition, but you have to bring them in your personality. मतलब आपको सिर्फ उनको समझने पे या फिर याद करने पे फोकस नहीं करना है, आपको अपनी पर्सनालिटी में भी उन चीजों को देखना है, उतारना है। तब जाके आप एक बहुत अच्छा एथिक्स का आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एथिक्स के आंसर लिखने के लिए आप एग्जाम्पल्स का ज़्यादा यूज करें। द मोर द एग्जाम्पल यू विल यूज इन एथिक्स पेपर, द मोर ऑथेंटिक योर आंसर विल बी. So if we have to define what are moral values, then while defining moral values you will also providing the examples of moral values. If you are comfortable, if space allow, you can give a क्या कह सकते हैं current example or a real life example in your answer writing. Here I have not used a real life example, but if the question come in a way that what are moral values, give an example, then you have to write. And what are the moral values that are present in a civil servant, then you can write an example of a single moral value by giving example of a civil servant. So this is the basic approach. So let's start with this principle and standards that guide individuals in determining what is right and what is wrong, or to take decisions in a wise way. To take decisions in a wise way. In wise way. This is moral. आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसके बीच में अगर आपको डिफरेंस पता होता है तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं? मॉरल्स कहते हैं। ये क्या है? फाउंडेशन फॉर द एथिकल डिसीजन मेकिंग। आपके जो एथिक्स में या फिर एथिक्स को कहा जाता है एक रूल या प्रॉपर फ्रेमवर्क जो आप सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट करते हैं। मोरल्स क्या होते हैं? सेल्फ के अंदर होते हैं, आपको फॉलो करने होते हैं। लेकिन व्हाट आर द एथिक्स? एथिक्स दैट यू इम्प्लीमेंट इन सोसाइटी, या जो सोसाइटी में आपका बिहेवियर होता है, इज इट एथिकल or not, it is defined by the morals that you inculcate in yourself. So this is the basic difference between morals and ethics. So क्या हुआ? आपके ethical decision making में कौन important role करता है? Morals. जैसे कि if you are honest, you will be a person of integrity. आप मन वचन कर्म से क्या बोलेंगे? सत्य बोलेंगे या एक होते हैं। आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप कंपैशन है आपके अंदर इंटेग्रिटी है, तो आप अपने एथिकल डिसीजंस या लोगों के साथ कैसे डील करना है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मोरल वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द एबिलिटीज ऑफ EI एज पर सैलवरी एंड मेयर मॉडल। देखो, EI मींस इमोशनल इंटेलिजेंस। आप जब भी एथिक्स में पढ़ते हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है, उसमें डिफरेंट टाइप के मॉडल्स दे रखे होते हैं। अब उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर बार आ रहा है। या तो दिस क्वेश्चन केम इन 2 मार्कर, 7 मार्कर, 11 मार्कर में चांसेस कम होती है। 11 मार्कर में अगर आता है तो ओवर इमोशनल इंटेलिजेंस का जो फॉर्मेट है उस पर समझाने के लिए फोकस किया जाता है। लेकिन अगर हम कुछ मॉडल्स के बारे में बात करें, अगर EI के बेसिस पे, तो EI के बेसिस पे ओके, EI के बेसिस पे आपके 3 मॉडल्स की बात होती है। अगर यहाँ लिखें तो हम, एक आता है आपका एबिलिटी बेस्ड मॉडल, एक आता है आपका ट्रेड बेस्ड मॉडल, और एक आता है आपका मिक्स्ड मॉडल। 3 प्रकार के मॉडल होते हैं। जो आपका एबिलिटी बेस्ड मॉडल है वो तो ये हो गया सैलिबरी और मेयर मॉडल, ये एबिलिटी बेस्ड का मॉडल है। जो ट्रेड मॉडल होता है वो आपका किसने दिया हुआ है? कीथ पेट्राइट्स। ठीक है, एबिलिटी सॉरी ट्रेड मॉडल है वो कीथ पेट्राइट्स ने दिया है। और जो मिक्स मॉडल है वो एक पर्सन है जिसका नाम आपने सुना ही होगा, डेनियल गोलमैन। ठीक,
who have given the mixed model is Daniel Goleman. Simple सा difference है types of models में. Ability models means your decision or your emotional intelligence is based on ability or cognitive ability, means what is in your mind, what are your thoughts, are depend they will, what are your thoughts, they will provide you guidance for an ethical behavior. In trait model your behavior should be ethical, or by behavior you will give the क्या कहना चाहिए, प्रॉपरली रिकग्नाइजेशन दोगे कि आप एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है कि नहीं हो, आपके बिहेवियर से पता चलेगा. लेकिन जो डेनियल गोल्डमैन का मॉडल है वो आपके माइंड मींस एबिलिटी प्लस ट्रेट दोनों पे फोकस करता है. मींस यू शुड बी एथिकल फ्रॉम माइंड, फ्रॉम बिहेवियर, बोथ सेंस में आपको क्या होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए. देन यू विल बी कॉल्ड एज प्योरली इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन. ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. तो हम ये वाला जो मॉडल है सिलेबरी और मेयर का मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है, एबिलिटी बेस्ड का मॉडल है. मींस व्हाट इज इन योर माइंड हैज टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस. जैसे कि क्या हो सकता है, अब सारी चीज देखना, ये सारी चीजें कैसे होती है, माइंड से या कोग्निटिव पे कंडीशंस हैं. जैसे कि परसीविंग इमोशंस, मैनेजिंग इमोशंस, आपने क्या सोचा, कैसे इमोशन क्या होने चाहिए, उनको मैनेज करना है. यूजिंग इमोशंस फॉर थिंकिंग, आप इमोशन के बेसिस में, अगर जैसे कि आपसे किसी की जेलेसी हुई, आपको किसी पे गुस्सा आया, तो आप क्या करते हैं, उन इमोशन से हिसाब से चीजें गलत गलत धारणाएं बनाना स्टार्ट कर देते हैं. यू फील लाइक इफ यू आर गेट एंग्री विथ समवन, इसका तो आज खता खात्मा ही करना है, ये मेरे बारे में बुरा ही सोचते हैं, इन्होंने कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, कभी अच्छा ही नहीं सोच सकते ये सो एंड सो इंसान. तो आपका जो इमोशन है क्या कर रहा, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज यू आर गेटिंग एंग्री. सिमिलरली अगर आप खुश हैं तो आप ओवरजॉयड हो जाते हैं, यू विल एक्टिंग लाइक कि अब तो यही सब कुछ है, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हैं किसी को विदाउट यूजिंग और माइंड. उसी प्रकार का आपके दिमाग में चीजें चलने लगती हैं, आप अच्छा ही अच्छा सोचते हैं, आप उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं सोच पाते हैं. मीन्स योर इमोशंस आर डायरेक्टिंग यू टू थिंक इन दैट वे और मेकिंग योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस. तो क्या बता रहे हैं, हमने इमोशन सोचा, उनको मैनेज करिए, उनको थिंकिंग प्रोसेस में कैसे यूज करना है, और उन्हें समझने की कोशिश करना है कि अगर मैं गुस्सा भी हो रही हूँ या मैं खुश भी हो रही हूँ तो मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के काम करना है. गुस्सा हूँ तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई नीडी पर्सन या बेनिफिशियरी आया किसी पॉलिसी का, तो गुस्से में उसको डांट के भगा नहीं देना है, उसकी बात सुनने से इनकार नहीं करना है, बट आपको उसमें शांत रहना है. आप किसी और वजह से भी गुस्सा हो सकते हैं, तो उसका गुस्सा उस पर्सन पे नहीं निकालना है. इसे इमोशनल इंटेलिजेंट कहते हैं. यू शुड बी काम एंड कंपोज इन एवरी सिचुएशन, whatever will be the problem. Secondly, if you are happy, you cannot ignore the problems that are arising in front of you. You cannot ignore the person's trust. Okay, so these are the things that you have to deal in your practical life while while dealing with the emotions. ठीक है, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंट प्रॉपरली कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्थेमिक, एस लगेगा यहाँ पर, डिस्थेमिक डिसऑर्डर. सो दिस यूनिट मेंटल डिसऑर्डर्स की जो यूनिट है हमारे एथिक्स में, उसमें आपके लिए जो अप्रोच होनी चाहिए, आई वुड सजेस्ट जो जो डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं जस्ट प्रिपेयर दीज डिसऑर्डर ओनली इन 2 and 7 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सिंपल सी बात है, 2 और 7 मार्कर में इन सारे डिसऑर्डर्स को याद करिए. आपके पास सिर्फ 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आने वाले हैं 7 मार्कर से. तो इन 8 क्वेश्चंस में जब अगर कोई 7 क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर जितना दे रखा है उससे रिलेटेड आएगा. जो 4 क्वेश्चंस आपके 11 मार्कर में आने वाले हैं वो 4 यूनिट से होंगे. तो इसमें मेंटल डिसऑर्डर वाले में ओवरऑल कितने डिसऑर्डर्स होते हैं, व्हाट आर द मेंटल क्राइटेरिया, इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे. लेकिन प्रॉपर एक डिसऑर्डर के बेस पे 11 मार्कर में क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है. तो इनको 2 और 7 मार्कर में प्रिपेयर करना है. मींस इनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार से डिसऑर्डर होते हैं, what are the cures and what are the symptoms associated with disorders. तो you have to focus on that only. For example, अब स्टार्ट करते हैं. डिस्थेमिक डिसऑर्डर, अ लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, मींस बहुत टाइम से आप डिप्रेशन में हैं, कंटिन्यूसली चला आ रहा है, तो उसे डिसऑर्डर बोल दिया जाता है. ठीक है, कब अकर हो रहा है, एटलीस्ट फॉर 2 years. ठीक है,
2 साल मतलब लॉन्ग टर्म, कितना लॉन्ग टर्म, तो उसकी भी डेफिनेशन बता दी है कि फॉर अगर 2 इयर्स के लिए आ रहा है तो ये डिसऑर्डर क्या है, डिस्टिमिक डिसऑर्डर है। और टू अदर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, अलॉन्ग विथ डिप्रेशन के और अलग अलग सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, विद दी लेस, देखिए अलग अलग सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पर स्पेस कम था, अनएबल टू राइट दैट, बट डिप्रेशन के स्टेज क्या होते हैं, भूख नहीं लगना, एक ही कंडीशन में बैठे हुए हैं, चिड़चिड़ापन है, लेजीनेस वाली जो कंडीशन होती है, इस टाइप की कंडीशन डिप्रेशन में होती है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना खाने का मन है, नींद नहीं आती है, जैसे हैं वैसे बैठे ही हुए हैं। तो इन सब कंडीशंस के साथ साथ अगर 2 साल हो चुका है आपको, तो इस टाइप के डिप्रेशन को क्या बोला गया है, डिस्थेमिक डिप्रेशन। जैसे कि इसमें लो इंटरेस्ट है, नॉर्मल एक्टिविटीज में मन नहीं लग रहा है, होपलेसनेस वाली बात लग रही है, ठीक है। इसका क्योर क्या हो सकता है, क्योर आपका आपका साइकोलॉजिकल क्योर है, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्लस मेडिकेशंस। मेनली अगर बोला जाता है कोई भी जो मेंटल डिसऑर्डर है उसके लिए साइकोलॉजिकल क्योर हैज बीन गिवन प्रायोरिटी ओवर मेडिकेशंस। आप बात करिए, लोगों को एक्सप्रेस करिए, इफ देयर इज समवन हु अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम यू विल गो टू दैट पर्सन, ठीक है। आपने देखा होगा कि इस चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ब्रांड एम्बेसडर भी, और रिसेंटली एक कॉन्क्लेव में दीपिका पादुकोण जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है उनको बुलाया गया था। शी स्टूड फॉर द मेंटल डिप्रेशन, उस उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस दिस इज सम प्रॉब्लम एंड इट हैज टू बी विटनेस or addressed. So that's why our government has passed the bill, a mental disability act, ठीक है। so mental disorders को डील करने के लिए या mental illness and depression is a problem, is a disease, has been recognized by government also. so इसको कभी भी आपको नॉर्मल या फिर कहना चाहिए बिल्कुल लोअर नोट पे नहीं लेना चाहिए। इफ दिस कंडीशन यू फेस इन योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, आप बात करिए, उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करिए। यही आपका जो टॉपिक है जिसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट, यहाँ पर आपको शो करना है कि अगर कोई परेशान है तो उसकी इमोशंस को समझो और उसके अकॉर्डिंग आप उससे डील करिए या बात करिए, तो इट बिकम वेरी इजी। तो यहीं से एक बात निकल के आती है, जो एथिक्स का पेपर है ना, वो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए उस पे वर्क करने का काम करता है एथिक्स का पेपर। जितने अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे से काम आएगा। और आपकी पर्सनैलिटी लॉन्ग टर्म में आपके जीवन में बहुत हेल्प करेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आपने एथिक्स के पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है, तो आई विल गारंटी यू कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इसीलिए जब भी एथिक्स के पेपर को पढ़ें, पहला रीजन कि ये पेपर बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, इसकी आंसर राइटिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड टॉपिक है, कोई वास्ट सिलेबस नहीं है, जो दिया है उतना ही आपको पढ़ना है, और ज्यादा मार्क्स गेन करने पे फोकस करता है। और सबसे बड़ी बात आपकी पर्सनालिटी पे, जीवन जीने का तरीका सिखाता है, ठीक है। तो उस पेपर को बिल्कुल हल्के में ना लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसे हम। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। देखिए हमारे जो एथिक्स का सेक्शन है उसमें जो आपका थिंकर्स वाला पोर्शन है ना, इसको जब भी आप प्रिपरेशन करें, आप अपने थिंकर्स वाले पोर्शन को सबसे पहले प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसको प्रिपेयर करने से क्या होगा, आपका जो एक बहुत बड़ा वेटेज लेते हैं थिंकर्स, और लेस टाइम में ये चीज क्या हो जाएगी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और थिंकर्स में भी क्या पढ़ना है, उनकी फिलोसफीज, उनकी बुक्स, और व्हाट स्टेप्स दे हैव टेकन फॉर सोसाइटी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, डिफरेंट थिंकर्स डिफरेंट आइडियोलॉजीज। सो ऐसी एक आइडियोलॉजी है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो क्वेश्चंस जो मोस्टली थिंकर्स पे बनते हैं वो 2, 7, 11 तीनों में बन सकते हैं। 2 में उनकी कोई आइडियोलॉजी पूछ ली जाती है, उनकी बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, 7 मार्कर में उस आइडियोलॉजी को पूरा एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, और अगर 11 मार्कर का क्वेश्चन आता है तो दीज 11 मार्कर क्वेश्चंस came with overall knowledge or what are the achievements or development of that particular thinker with respect to particular ideology. For example, in recent PYQs you have seen that key with this philosophy of Shankaracharya, that is Mayavad, asked 2 times in ethics paper. So you have to focus on the single ideology of that thinker properly, or prepare that according to 7 marker and 11 marker. So what is integral humanism? A philosophy developed by Pandit Deendayal Upadhyay. First, क्या है ये, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात करी है किसकी, इंडिविजुअल और सोसाइटी की। सीकिंग अ हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन मटेरियल्स,
स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है। देखो, जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाली फिलॉसफी है, इसमें आपको सिंपल सी बात बोली गई है कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट पे वर्क करिए। सिर्फ खुद का विकास या फैमिली का विकास फोकस नहीं है। यू हैव टू मूव फ्रॉम योर डेवलपमेंट टू कंट्रीज और नेशन डेवलपमेंट, and for that you have to make a balance between materialistic pleasures and spiritual well-being। तो दोनों को कोऑर्डिनेट करके और प्रॉपर डेवलपमेंट में इससे कॉन्सेप्ट आता है कि इससे एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग या फिर एक ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनने का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म आपको प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट विथ 7 मार्कर क्वेश्चन। उससे पहले स्टार्ट कर बताते थे आपको कि एमपीपीएससी के जो 2020 की सेकंड रैंकर थी निधि भारद्वाज मैम, शी इज कमिंग एट चैंपियन स्क्वायर ऑन 24th May टू प्रोवाइड यू द नॉलेज ऑफ लाइफ बियॉन्ड सिलेक्शन। यहाँ आपको आफ्टर सिलेक्शन कैसे डील करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एथिक्स के पेपर को आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे आप उतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होंगे। वह बात आपको निधि मैम बताएंगी कि कैसे आपकी जो पढ़ाई है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में काम आती है, इसीलिए अप्रोच क्या लेके चलें। हमें सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, उसकी अप्रोच तो आपको बताई जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इस पढ़ाई का आगे कैसे उपयोग होता है उस पर काम करना भी बताया जाएगा। तो डोंट मिस ऑन 24th May एट 10 AM चैंपियन स्क्वायर कैंपस। साथ ही साथ हमारा जो एक अपराजित बैच है जो 15th May को स्टार्ट हुआ था, उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एंड अवेल द फैसिलिटीज। उसके साथ साथ हमारा एक जो बैच है इंग्लिश मीडियम का बैच, विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फ्रॉम 9 AM टू 12 AM। ये सबसे बड़ी बात है इंग्लिश मीडियम्स के लिए। इंग्लिश मीडियम के इस बैच का नाम रखा गया है वॉरियर बैच। यू हैव टू टेक डेमो क्लासेस इन वॉरियर बैच एंड चैंपियन स्क्वायर आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा, क्योंकि इस जो बैच है, ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था इंग्लिश मीडियम का, उसको भरने का काम इंग्लिश मीडियम का वॉरियर बैच करने वाला है। इसमें आपको वही सारी फैसिलिटीज मिलेगी जिस सबसे पहली है 2 मेंस 1 प्रीलिम्स 1 इंटरव्यू इन अ सिंगल फीस, classes by highly experienced faculties in English medium. You will get free test series, handwritten synopses, printed notes, one-to-one interaction with mentors, digital and live recorded classes। तो आपको इस बैच के लिए तुरंत रजिस्टर करिए, 3 डेज का डेमो लीजिए और अपनी इंग्लिश मीडियम जो का कंटेंट हो या इंग्लिश मीडियम से जो एमपीपीएससी की एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आप को रिफाइन कर सकते हैं। आप अपनी एक बहुत अच्छी अप्रोच आपके आंसर राइटिंग में जो हेल्प करेगी उसको डेवलप करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अ बैच ऑन 1 June 2025। इसके साथ हमारा एक 20 मई को टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हुई है स्पेसिफिकली फॉर दी 2026 पीपल। ठीक है, 2026 में जो लोग अपेयर करने वाले हैं, टू द पॉइंट टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है। देखिए, सिलेबस का एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो मेंस कवर करता है 1500 मार्क्स का। आप सोचें कि जिस दिन प्रीलिम्स निकल जाएगा उसके बाद मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट करूंगी या करूंगा, वो नहीं होता है। आपको डे वन से आंसर राइटिंग पे फोकस करना चाहिए, और उस चीज की फैसिलिटी के लिए 20 मई से जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है उसको ज्वाइन करिए। टू द पॉइंट है, आपको इसमें सारे इंफॉर्मेशन, ये सारे टेस्ट पेपर उस प्रकार से डिजाइन करे गए हैं जो आपकी क्लासेस के साथ कोलैबोरेट होकर आपको बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग सिखाने पे फोकस करेंगे। सो इनफ ऑफ एडवर्टाइजिंग, आगे बढ़ते हैं हमारे 7 मार्कर के क्वेश्चन पे। 7 मार्कर का क्वेश्चन जो आता है, डिस्कस द नेचर एंड नर्चर। ये जो चीज है थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करती है। कभी कभी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एथिक्स में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बोला था कि जो एथिक्स का पेपर है, आप सिर्फ ये करके फैक्ट्स रट के या चीजों को समझ के सिंपल वे में नहीं कर सकते, आपको इसको आत्मसात करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा अपने डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ, या अपने आप को रिलेट करके, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन जो प्रॉपरली पढ़ाई नहीं जाते हैं आप उनको डील कर सकते हैं। जैसे कि नेचर और नर्चर, तो सबसे पहले तो यहाँ समझ में आ जानी चाहिए नेचर क्या होता है और नर्चर क्या होता है। अगर आपको पहले ही डेफिनेशन या इन वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया तो इट बिकम इजी फॉर यू टू राइट द आंसर और यू फ्रेम द आंसर इन अ प्रॉपर वे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस शो the difference of in a person's physical, mental ability and work tendency। ठीक है,
ये जो टॉपिक है वो कहाँ से आया है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, थोड़ा सा हमने उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। द नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी इज रिलेटेड टू दिस एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। ठीक है, शुरुआत में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, उसको फिर नेचर नर्चर से रिलेटेड कर दिया, और फिर नेचर नर्चर वाली बात करके हमें जो बताना है उस पर हमने फोकस किया। हमेशा याद रखना, आप हमारा जो आंसर है एथिक्स का पेपर में, उसमें आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे इजीली नहीं लिख पाएंगे जैसे कि हम बाकी पेपर्स में लिखते हैं, बट यू हैव टू कोरिलेट योर आंसर विद द क्वेश्चंस गिवन। उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग होगी तभी इट बिकम इजी फॉर द एग्जामिनेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू मेक, और आप इसको फ्रेम कैसे कर रहे हो ताकि चीजें समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, सो क्या कहते हैं, साइकोलॉजी सेज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज ड्यू टू नेचर और नर्चर। नेचर का मतलब आपका जो नेचर है मोस्टली किससे आता है, वो आपके जेनेटिक्स से आता है। जैसे आपके पेरेंट्स का नेचर होगा, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर मदर और फादर इज अ वेरी एंग्री पर्सन, उनको गुस्सा बहुत आता है, और दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, या इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कभी रुझान नहीं होता, तो आपका नेचर उस अकॉर्डिंग होगा। कहीं ना कहीं आपके फैमिली की जो जीन्स हैं वो आपके इमोशंस में या आपके जो एटीट्यूड है उसमें हम हमेशा एक कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो दैट इज नेचर। एंड नर्चर क्या होता है, द एनवायरमेंट दैट यू आर गेटिंग अराउंड। आपके पास कैसा एनवायरमेंट है, आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, आपको अपब्रिंगिंग्स कैसे हुई, आपके पेरेंट्स आपको क्या सिखा रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा, रिसेंटली नहीं, नॉर्मली हम आज के देश में देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उनको खेलने के लिए या फिर जब वो बिजी होते हैं तो दे गिव देम देयर सेल फोन्स। अब उन सेल फोन्स की कंडीशन क्या होती है, they are unaware what they are watching. So what will be the nature or what will be the personality that will going to develop after some years, that is what that child is watching in YouTube, he or she will get attracted and he or she will start behaving in that manner। अगर वो कार्टून कैरेक्टर्स देख रहे हैं या फिर कुछ डेंजरस चीजें देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनका माइंडसेट डेवलप हो जाता है। कुछ एंगर वाली चीजें देख रहे हैं, कुछ सॉफ्ट स्पोकन देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डेवलप होता है, दैट इज नर्चर। फिर क्या है, एनवायरमेंट फैक्टर, जैसे मैंने बताया, अपब्रिंगिंग, सोशलाइजेशन, एजुकेशन क्या करते हैं, इंडिविजुअल को नर्चर करते हैं। जेनेटिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, हैंस बोथ प्ले इन बिल्डिंग अ पर्सनैलिटी। ठीक है, ये वाला आपको पीडीएफ मिलेगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई थिंक इट इज नॉट विजिबल प्रॉपरली, बट आई मेक यू अंडरस्टैंड कि सीधी सी बात है। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था, डिस्कस द नेचर नर्चर कॉन्सेप्ट कंट्रोवर्सी। तो हमने शुरुआत में क्या बताया, नेचर क्या होता है, कैसे बनता है, नर्चर से कैसी चीजें बनती हैं। ठीक है, तो नर्चर ने, आपके जो नेचर ने आपके अंदर के कुछ इमोशंस बताए, आपकी फिजिकल कंडीशंस बता दिए, उससे आपकी चीजें डिसाइड हो गई। लेकिन आपके एनवायरनमेंट कैसा था, आपने क्या देखा, आपको किस प्रकार की एजुकेशन दी जा रही है, मोरल वैल्यूज प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही है, ऑल दिस थिंग्स गिव यू द प्रॉपर, क्या कहना चाहिए, एक पर्सनैलिटी डेवलप करती है। अगर आपको मोरल साइंस, जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा होगा कि मोरल साइंस का एक लेक्चर होता था, पेड़ लगाने चाहिए, साफ रखना चाहिए, हाथ धो के खाना खाना है हमें, अगर ये चीज आपको बहुत बचपन से पढ़ाई जा रही है तो आपके माइंड में हमेशा बनी रहती है, और वही आपके पर्सनैलिटी में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आपकी फिजिकल अफियरेंस जो है या फिर जो फिजिकल ट्रेड्स हैं वो अगर जेनेटिक्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हर चीज आप सीख नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज आपकी जेनेटिक्स से आती है। सो आप एंड में आपने एक बैलेंस्ड आंसर लिख दिया कि दोनों, कंट्रोवर्सी नहीं है कि नेचर इंपॉर्टेंट है कि नर्चर इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज का बैलेंस इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों के बेस पे आपकी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो राइट एन आंसर इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा जो 11 मार्कर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, when compared to laws and rules in the context of ethical decision making is concise more reliable, discuss। सबसे पहले तो याद रखो, एथिक्स का जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेटिंग होता है ना, वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा ऐसा कहना चाहिए कि एम्बिग्यूटी टाइप की क्रिएट करता है। आपको पहले तो वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है कि अब ये क्वेश्चन है, अब इसको मैं डिकोड कैसे करना है, इसको डिवाइड कैसे करना है, व्हाट आई शुड राइट इन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, व्हाट ऑल आर द डायमेंशंस। तो इसका सबसे इजी रास्ता है कि सबसे पहले आप इसको क्या
कुछ कुछ तोड़ो या फिर डिफरेंस इनको क्या करना चाहिए, पेपर को, हमारा जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डिवाइड करिए। जैसे कि व्हेन कंपेयर्ड लॉज एंड रूल्स इन द कॉन्टेस्ट, अगर लॉज और रूल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं हमारे कंसाइज से, हमारे माइंड में या बैक माइंड जो हमारा सिक्स सेंस है उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं, तो कंसाइज को मोर रिलायबल बोला गया है। इसको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है। हमें ओवरऑल क्या बताना है, कंसाइज की ज्यादा इंपॉर्टेंस बताना है, लॉ और जो रूल्स है उनको थोड़ा सा डाउनग्रेड करके चलना है, और एंड में एक बैलेंस अप्रोच के साथ कंक्लूड करना है आंसर को। ठीक है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो आपकी यही बात को बताते हुए चलेगा कि हम दोनों को एंड में क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। कैसे? ethical decision making involves evaluating right versus wrong based on principle of justice, right, fairness, etc. concise and laws and rules aim to guide such choices। ठीक है, हमें जो choices लेनी है उसमें कौन लोग हेल्प कर रहे हैं, concise and rules। each approach has its own limits as explained। means rules का और कंसाइज का दोनों का इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में डिसीजन मेकिंग करने में। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहां के कुछ रूल्स होंगे, यू कैन नॉट यूज योर माइंड और सिक्स सेंस अकॉर्डिंग टू दैट। उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा और उस रूल के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर रूल बुक फॉर IAS ऑफिसर्स, there are rule book for other administrative officers, there are rule book for our ministers also, so they have to act according to that। Similarly way, there are condition in which rules are not properly affected, उनको use नहीं कर सकते हैं तब आपको, या फिर there are certain rules which will not provide the answers of unwanted conditions which occurred instantly, तब आप क्या करेंगे, तब आपका क्या होता है, एक कंसाइज जो होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, रोल स्टार्ट होता है। ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट इसके अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट लॉज एंड रूल्स। अब हम पहले बात बताएंगे कि लॉ और रूल एथिकल गाइडेंस में कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था लॉज रूल्स बताएंगे, कंसाइज बताएंगे, उस पर उनको बैलेंस करेंगे। इंडिकेट कलेक्टिव एथिकल स्टैंडर्ड्स, राइट्स एंड ड्यूटीज। ओवरऑल क्या करते हैं, अगर कोई भी लॉज बताया तो उसमें आपको एक साथ, जैसे कि सिविल सर्विस के सर्वेंट्स के जो रूल है उसमें सारे एथिकल जो एथिकल बिहेवियर या एथिक्स जो होते हैं उनको फॉलो करने के लिए बताया। यू हैव टू अकाउंटेबल, यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए। ऑल दीज कंडीशंस आर मेंशन इन सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स। तो एक होलिस्टिक वे में राइट्स एंड ड्यूटीज बता दी। फिर दे कीप चेंजिंग विद टाइम एंड सिचुएशन। ठीक है, रूल्स क्या है, हमेशा टाइम के साथ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि सती प्रथा का भी उस समय क्या था, कुछ रूल बना रखा था, प्रॉपर डिफाइन नहीं था बट एक कंडीशंस थी, एक लॉज एंड रूल्स, एक रूल्स थे। तो इसकी कंडीशन पे एक प्रॉपर रूल बना, और इस प्रॉपर फिर जो रूल आया, ये पहले से एक रिचुअल थी, उसको रूल बना के क्या करा गया, हमने एबॉलिश किया गया। ठीक है, तो आया, कुछ कंडीशन थी, रूल बना के अबॉलिश कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या, दे इनेबल सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर्स लाइक कोर्ट, पुलिस टू एनफोर्स देम। लॉज एंड रूल्स के लिए आप खुद से चीजें डिसीजन नहीं लेते हैं, लॉज एंड रूल्स को एनफोर्स करने के काम में क्या है, एक हायर बॉडी बैठी है, पुलिस आएगी तो पुलिस आपके जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस है उनके लिए रूल्स बोलेगी। यहाँ पर आप क्या कर रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रोड्स पे होता है, रोड्स पे लोग आगे आगे दुकान लगा लेते हैं, तो उसको हटाने का काम पुलिस करती है। आप सो एंड सो प्लेसेस पे नहीं बैठ सकते, सो एंड सो क्या कह सकते हैं, इस एरिया में आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, ये सब पुलिस बताती है। फिर किस रूल्स को फॉलो करना है, कोर्ट्स का इंपॉर्टेंट रह रहता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के क्या रूल्स हैं, आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया है इसके लिए क्या आपको करना चाहिए, आपने चोरी करी है, आपने मर्डर करा है तो उसके लिए डिफरेंट रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलती है। दे आर हायर बॉडीज हु डिसाइड्स व्हाट आर दिस रूल्स। फिर पावरफुल पीपल कैन सर्कमवेंट लॉस। एक लॉस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, these can be मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द पावरफुल पीपल। लोग कुछ ना कुछ लूप होल्स निकाल के इन लॉज और रूल्स में अपने लिए फायदे का काम कर लेते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है विद रिस्पेक्ट टू अ मिनिस्टर ऑफ अवर एमपी गवर्नमेंट। तो कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई, वो डिसाइड कर रहे हैं कि इज इट राइट और रॉन्ग, आपको इस प्रकार के वर्ड्स यूज करने चाहिए थे फॉर एन ऑफिसर, लाइक ऑफिसर फ्रॉम एन इंडियन आर्मी। तो आप क्या है, रूल्स में रह के काम करना है, यू कैन नॉट से सच थिंग्स। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज का डिसीजन लेने का काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं।
ठीक। फिर डू नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल इंक्लाइनेशंस एंड कैन बी डिस्क्रिमिनेटरी। मैंने वही बताया, आपके लिए रूल्स और पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं इसके क्या करने, इम्प्लीमेंटेशन के करने के लिए। आपका अगर इंक्लाइनेशन है कि भाई ये रूल गलत है, यहाँ फॉलो नहीं होना चाहिए, या इस रूल का गलत फायदा उठाया जा रहा है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, इसमें क्या हो जाता है, और आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, इसमें क्या कर रही हैं कुछ फीमेल्स होती हैं, वो इसके डिसएडवांटेज या अननेसेसरी एडवांटेजेस उठा के उन्होंने जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनको पनिश करने का काम किया जा रहा है। तो इंडिविजुअल इंक्लाइनेशन नहीं, प्रॉपर रूल्स देखे जाएंगे और हायर ऑर्डर्स विल डिसाइड दिस। फिर नेक्स्ट आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जांपल लिखेंगे, सिविल सर्वेंट कंडक्ट रूल, फ्लैग कोड्स, सिटीजन चार्टर्स, ये सारे रूल्स में आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कंसाइज एज अ सोर्स एज अ मोरल गाइडेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पहले का आ गया है। क्या है, लॉ इज द कंसाइज ऑफ द पीपल। थॉमस हॉब्स ने क्या बोला है, जो लॉ है, ठीक है, लॉ इज इन द कॉन्शियंस ऑफ द पीपल। हमेशा लोगों के दिमाग में जो लॉ बना हुआ है वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बेसिक सा लॉ लेंगे कि यू विल नॉट क्रॉस द रोड इफ देयर इज अ रेड लाइट, तो आपके दिमाग में कंसाइज में अगर आप कहीं जाएंगे, कोई क्रॉस कर रहा होगा, तो आपके दिमाग में क्या चीज आएगी कि आई डोंट हैव टू क्रॉस दिस रेड लाइट बिकॉज इट इज बैड और इट इज नॉट अलाउड। सो क्या हुआ, कुछ ना कुछ आपके लॉज दिमाग में है, उन्हीं का आपका क्या डेवलपमेंट हो जाता है कॉन्साइज में, और उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हैं। और कॉन्साइज कैसे बनता है, आपकी कुछ मॉरल वैल्यूज पे, आपने लॉज पढ़े हैं, आपको पता है कि मेरे फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स ये हैं, तो आपका कंसाइज हमेशा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक्ट करने का काम करेगा और डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। ठीक है, when the law is not morally right then concise helps the individual to choose the right path। जैसे प्रीवियस इंडियन पीनल कोड, आपके जो पहले इंडियन पीनल कोड बना था वो हमेशा एक पनिशमेंट के अकॉर्डिंग था। ठीक है, इट वाज नॉट राइट, वो लोगों के क्या कहना चाहिए सुधारात्मक रवैया पे फोकस नहीं करता था, इट मेनली डिपेंड ऑन पनिशमेंट। सो फॉर दिस इंडियन penal code has been changed, and because of that Indian penal code crime rates were not decreasing, so we have to modify that code। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ मोरल ऑटोनॉमी, जैसे कि कॉन्साइज इज द फ्री टू मेक मोरल डिसीजन बेस्ड ऑन इनहेरेंट गुडनेस व्हाइल वाइसनेस इज पॉसिबल इन क्या है लॉ मेकिंग। आपके अंदर आप अच्छे हैं, आप इंटीग्रल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप कंपैशनेट हैं, तो आप उस प्रकार से डिसीजन लेंगे। लेकिन आप कंपैशनेट नहीं है, मॉरल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो आप जो रूल्स हैं उनका भी लूप होल्स का फायदा उठा के गलत काम करेंगे। जैसे कि देयर आर वेरियस एग्जांपल ऑन आवर इंडियन सोसाइटी और इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन में आपने हर्षद मेहता का केस देखा होगा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने गवर्नमेंट के जो रूल्स थे, रूल्स तो अच्छे बने थे, साथ ही साथ और भी लोग जो इम्पोर्टेंट थे, उन्होंने गवर्नमेंट के लूप होल्स का फायदा उठा के क्या करा, हमारे जो देश में इकोनॉमी को डिक्लाइन करने में या इकोनॉमिक कंडीशन को खराब करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो इस टाइप की कंडीशन डेवलप होती है। फिर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, आप अगर कंसाइज को यूज करेंगे तो आप किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे, यू विल बी अकाउंटेबल टू योरसेल्फ। आप अगर वो चीज परफॉर्म नहीं करेंगे जो आपका कंसाइज बोलेगा, तो यू फील गिल्टी, you will not feel good। So concise makes a person responsible for his own actions, but fear or greed may have an influence। ठीक है, सीधी सी बात है, जो आपके अंदर किसी चीज का फियर है और ग्रीड है, तो आप लॉ का क्या करेंगे, गलत यूज करने का काम करते हैं। जैसे कि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस वाली बात आती है। आगे डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एथिक्स, सीधी सी बात है, कंसाइज आपका सोर्स रहेगा तो लॉस क्या होते हैं, चेंज होते हैं टाइम का, लेकिन ये जो कहते हैं लॉन्ग टर्म एथिकल प्रिंसिपल डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि कंपैशन, सिंपैथी, अकाउंटेबिलिटी। हेंस बोथ, अब यहाँ पर कंक्लूडिंग पॉइंट पर जाएंगे, हेंस बोथ आर नेसेसरी एंड स्पेसिफिकली फॉर अ पब्लिक सर्वेंट टू डील with the diverse population and problems in India। It can be achieved by exercising concise within the spirit of just laws। बस सीधी सी बात यह है कि आप जो अपना कंसाइज का यूज है, जो प्रॉपर या फिर राइट लॉज बनाए गए हैं उनको फॉलो करके, उनको दिमाग में रख के अपने कंसाइज का यूज करके डिसीजन मेकिंग में काम करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ या कहे नेक्स्ट पेपर के साथ, तो कंटिन्यू विद द चैंपियन स्क्वायर। थैंक यू सो मच।